एक कमेटी जिसके खुलासे ने मिस्टर क्लीन इमेज वाली सरकार को भी चुनाव में हार का स्वाद चखा दिया, उदारवाद का मार्ग प्रशस्त करने वाले प्रधानमंत्री को भी किनारे लगा दिया। 2 साल बैक टू बैक बहुमत के साथ आने वाली सरकार के दामन पर ऐसा दाग लगाया कि उसे फिर लाख मशक्कत के बाद अब दोबारा सत्ता हासिल नहीं हो पाया। नमस्कार, मैं हूं अभिनय आकाश और प्रभा साक्षी के स्पेशल शो मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी MRI में आपका स्वागत है। दुनिया के तीसरे सबसे अमीर शख्स गौतम अडानी अब टॉप 20 अमीरों की लिस्ट से भी बाहर हो गए। अमेरिकी रिसर्च फर्म हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद अडानी ग्रुप की कंपनी के शेयरों में जो सुनामी आई, उसने गौतम अडानी के साम्राज्य को हिलाकर रख दिया। वहीं देश की राजनीति भी इस मुद्दे को लेकर अब उबाल मार रही है। विपक्ष ने अडानी समूह के खिलाफ धोखाधड़ी और स्टॉक हेरफेर के आरोपों के सर्वोच्च न्यायालय की अध्यक्षता वाली संयुक्त सदस्य समिति या भारत के मुख्य न्यायाधीश की निगरानी में जांच की मांग पर अड़ी है। संसद में दिन की कार्रवाई से पहले कांग्रेस द्वारा बुलाई गई बैठक में 13 अन्य दलों ने भी भाग लिया। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी मामले को लेकर जेपीसी जांच की मांग की गई हो। इससे पहले विपक्ष ने राफेल सौदा और नोटबंदी की जेपीसी जांच की मांग की थी, लेकिन मांग नहीं मानी गई। वैसे तो संसद में बनने वाले कितने कानूनों की खामियां, बारीकियां को परखने के लिए जेपीसी का गठन कई दफा हो चुका है, लेकिन भारत की आज़ादी के बाद से केवल और केवल 6 दफा ही हुआ जब किसी घोटाले की जांच के लिए जेपीसी का गठन किया गया हो। दरअसल 2014 में जब से बीजेपी सत्ता में आई, तब से किसी जेपीसी का गठन किया ही नहीं गया है। संयुक्त सदस्य समिति क्या है? एक विशेष उद्देश्य के लिए संसद द्वारा एक संयुक्त सदस्य समिति यानी जेपीसी की स्थापना किसी विषय या विधेयक की विस्तृत जांच के लिए की जाती है। इसमें दोनों सदनों और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के सदस्य होते हैं। इसका कार्यकाल समाप्त होने या इसका कार्य पूरा होने के बाद इसे भंग कर दिया जाता है। जेपीसी की स्थापना कैसे होती है? संसद के एक सदन द्वारा प्रस्ताव पारित करने और दूसरे सदन द्वारा इस पर असहमति जताए जाने के बाद जेपीसी का गठन किया जाता है। जेपीसी के सदस्य संसद द्वारा तय किए जाते हैं। सदस्यों की संख्या भिन्न हो सकती है, कोई निश्चित संख्या नहीं होती है। जेपीसी क्या कर सकती है? PRS लेजिस्लेटिव रिसर्च पर एक लेख के अनुसार जेपीसी का जनादेश इसे गठित करने वाले प्रस्ताव पर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए शेयर बाजार घोटाले पर जेपीसी के संदर्भ की शर्तों ने समिति को वित्तीय अनियमितताओं को देखने, घोटाले के लिए व्यक्तियों और संस्थानों पर जिम्मेदारी तय करने, नियामक खामियों की पहचान करने और उपयुक्त सिफारिशें करने के लिए भी कहा जा सकता है। अपने जनादेश को पूरा करने के लिए एक जेपीसी दस्तावेज की जांच कर सकती है और लोगों को पूछताछ के लिए बुला भी सकती है। इसके बाद यह रिपोर्ट प्रस्तुत करती है और सरकार को सिफारिशें करती है। जेपीसी कितनी शक्तिशाली है? जेपीसी की सिफारिशों का पर्याप्त मूल्य है, वो सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं है। जेपीसी ने जो कहा उसके आधार पर सरकार आगे की जांच शुरू करने का विकल्प चुन सकती है, लेकिन उसे ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। जेपीसी और अन्य समितियों की सिफारिशों के आधार पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई पर सरकार को रिपोर्ट करने की आवश्यकता है। समितियां तब सरकार के जवाब के आधार पर संसद में कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। कितनी बार जांच के लिए जेपीसी बनाई गई? लोकसभा की वेबसाइट के मुताबिक अब तक 6 बार जेपीसी का गठन किया जा चुका है। ये दूरसंचार लाइसेंस और स्पेक्ट्रम के आवंटन और मूल्य निर्धारण से संबंधित मामलों की जांच करने वाली जेपीसी, शीतल पेय, फलों के रस और अन्य पेय पदार्थों में कीटनाशक अवशेषों और सुरक्षा मानकों पर जेपीसी, स्टॉक मार्केट घोटाले और उससे संबंधित मामलों पर जेपीसी, बैंकिंग लेन देन में अनियमितताओं की जांच, बोफोर्स सौदे की जांच, लाभ के पद से संबंधित संवैधानिक और कानूनी स्थिति की जांच करने के लिए संयुक्त समिति का गठन किया जा चुका है। कब कब किया गया जेपीसी का गठन और क्या आए परिणाम? बोफोर्स घोटाला 24 मार्च 1986 को भारत सरकार और स्वीडन की हथियार निर्माता कंपनी AB बोफोर्स के बीच 1437 करोड़ रुपए का सौदा हुआ। यह सौदा भारतीय थल सेना को 155 mm की 4000 होवित्जर तोप की सप्लाई के लिए हुआ था। 16 अप्रैल 1987 को स्वीडिश रेडियो ने दावा किया कि कंपनी ने सौदे के लिए भारत के वरिष्ठ राजनीतिज्ञों और रक्षा विभाग के अधिकारियों को घूस दिए। 60 करोड़ रुपए घूस देने का दावा किया गया। 6 अगस्त 1987 को रिश्वतखोरी के आरोप की जांच के लिए एक संयुक्त सदस्य कमेटी यानी जेपीसी का गठन किया गया। इसका नेतृत्व पूर्व केंद्रीय मंत्री और बी शंकरानंद ने किया। फरवरी 1988 में मामले की जांच के लिए भारत का एक जांच दल स्वीडन भी पहुंचा। 18 जुलाई 1989 को जेपीसी ने संसद को रिपोर्ट सौंपी। हालांकि समिति ने अपनी रिपोर्ट में राजीव गांधी को क्लीन चिट दे दिया। AIADMK जानकी गुट के सांसद और इस कमेटी के सदस्य अलादी अरुणा ने इस रिपोर्ट में असहमति का नोट लगाया था और घोटाला होने की बात कही थी। चुनाव में राजीव गांधी की हार होती है और 26 दिसंबर 1989 को तत्कालीन प्रधानमंत्री VP सिंह के नेतृत्व वाली सरकार ने बोफोर्स पर पाबंदी लगा दी। हर्षद मेहता, किसी दौर में कहा जाता था कि हर्षद मेहता जिस चीज को छू देता था वो सोना बन जाता था। उसे स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन और बिग बुल भी कहा जाता था। बैंकिंग सिस्टम की कमियों का फायदा उठाकर हर्षद मेहता ने बैंकिंग लेन देन में गोलमाल किया था। 1992 में हर्षद मेहता के इस राज से टाइम्स ऑफ इंडिया के पत्रकार सुचिता दलाल ने पर्दाफाश किया था।
खुलासा होने के बाद मेहता के ऊपर 72 क्रिमिनल चार्ज लगाए गए और सिविल केस फाइल हुए थे। हर्षद मेहता ने 1993 में पूर्व प्रधानमंत्री और उस वक्त कांग्रेस के अध्यक्ष पीवी नरसिम्हा राव पर केस से बचाने के लिए 1 करोड़ घूस लेने का आरोप लगाया था। उसने दावा किया कि पीएम को उसने एक सूटकेस में घूस की रकम दी थी। सदन में काफी हंगामे के बाद सरकार ने इस पर जेपीसी का गठन का फैसला किया। कांग्रेस सांसद रामनिवास मिर्धा को इसका अध्यक्ष बनाया गया। मिर्धा ने मामले में नरसिम्हा राव को क्लीन चिट दे दिया था। केतन पारिक केस 2001 में केतन पारिक के शेयर बाजार की अनियमितताओं को देखने के लिए एक और जेपीसी का आदेश दिया गया। केतन पारिक पर 2 लाख करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप था। माधवपुरा मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक ने कथित तौर पर पारिक के साथ मिलीभगत कर बिना जरूरी फंड के पे ऑर्डर जारी किया था। घोटाले का दाग वाजपेयी सरकार पर भी आया, जिसके बाद बीजेपी सांसद रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल प्रकाश मणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में जेपीसी का गठन किया गया। इस समिति ने भी सरकार को क्लीन चिट दे दिया और शेयर बाजार के नियमों में फेरबदल की सिफारिश की। सॉफ्ट ड्रिंक्स में पेस्टिसाइड अगस्त 2003 में एक बार फिर से जेपीसी का गठन किया गया। इस बार सॉफ्ट ड्रिंक, फ्रूट जूस और अन्य पेय पदार्थों में पेस्टिसाइड के मिले होने की जांच का जिम्मा सौंपा गया। कमेटी की अध्यक्षता एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने की। कमेटी ने इस मामले में 17 बैठकें की और 4 फरवरी 2004 को अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट में बताया गया कि शीतल पेय में पेस्टिसाइड था। कमेटी ने पीने के पानी के लिए कड़े मानकों की सिफारिश की। हालांकि उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। 2G स्पेक्ट्रम साल 2009-10 में स्पेक्ट्रम आवंटन मामले में रिश्वत लेने की बात सामने आई तो इन आरोपों से कांग्रेस बुरी तरह घिर गई। तत्कालीन दूरसंचार मंत्री ए राजा को जेल भी जाना पड़ा। कई दिन संसद ठप होने के बाद मनमोहन सरकार ने 2011 में जेपीसी बनाने का ऐलान किया। जेपीसी की अध्यक्षता कांग्रेस सांसद पीसी चाको को सौंपी गई। चाको ने कुछ ही दिन के अंदर ड्राफ्ट रिपोर्ट में पीएम मनमोहन सिंह और वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को क्लीन चिट दे दी। रिपोर्ट पर 15 सांसदों ने विरोध जताया। कांग्रेस के लिए घोटाला बहुत ही नुकसानदायक साबित हुआ। वीआईपी हेलीकॉप्टर घोटाला यूपीए के दूसरे शासनकाल के दौरान एक और बड़ा घोटाला सामने आया। ये वीआईपी हेलीकॉप्टर की खरीद से जुड़ा रहा। यह हेलीकॉप्टर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उप राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री जैसे वीवीआईपी लोगों के लिए खरीदे गए थे। भारत ने 12 अगस्त तक वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर्स खरीदने के लिए 3700 करोड़ रुपए का सौदा किया। आरोप लगा कि सौदा कंपनी के पक्ष में हो। इसके लिए बिचौलियों को घूस दी गई, जिसमें राजनेता और अधिकारी भी शामिल थे। विपक्ष ने जेपीसी की जांच की मांग की। 27 फरवरी 2013 को जेपीसी बनाई गई। इस कमेटी में 10 सदस्य राज्यसभा और 20 लोकसभा से थे। इस कमेटी ने अपनी पहली बैठक में 3 महीने के बाद रिपोर्ट सौंप दी। तो आज के लिए बस इतना ही। दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक, ट्विटर पर फॉलो करें। यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।